हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का पार्ट 10 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। और आज के सेशन में हम मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, इनका सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर? महमूद गजनबी था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद में चंगेज खान, और फिर तैमूर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले आना चाहिए कौन सा? दूसरा। दूसरा सब में है, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए? चौथा। फिर तीसरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज करेक्ट। महमूद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गौरी 1173 से 1206, चंगेज खां 1206 से 1227, तैमूर 1370 से 1405। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तहकीक माँ लिल हिंद, ये किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनका जन्म खीवा में सन 973 ईस्वी 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी। इन्होंने तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी में। किताब उल हिंद ग्रंथ लेखक अल बरूनी का है। यह अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा, गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डैश द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा? ऑप्शन सी, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी किताब उल हिंद। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है अल बरूनी। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से आया था। कौन? इब्न बतूता। रेहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। तो रेहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन है, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो इसका सही जवाब है महमूद गजनवी के साथ था ये। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो ये कहां की थी? ये थी तराइन की। ठीक है।
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। कहां दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डेंसिटी से गुलाम वंश गए। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1236 में। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। मामुलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थाया थे? ठीक है, तो इससे सही जवाब है इसका रजिया सुल्तान। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, महिला शासिका, जिसका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। दास वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दास वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दास वंश या मामलूक वंश, ठीक है, शासक माना जाता था। इस काल में कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी इल्तुतमिश तथा बलबनी नामक राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही रूप देता था। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे डैश कहा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इक्तादारी। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमाल उद्दीन याकूत। ठीक है, जमाल उद्दीन याकूत को की गई थी। जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर अल खयाल यानी घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर उल अमरा यानी अमीर का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया।
सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था? तो ये था 1266 से 1287। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 में दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। कौन? बलबन 9वां। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने अमीर ए शिकार का पद लिया। बलबन इलवरी जाति का था। कौन सी? इलवरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पावोस मतलब सुल्तान के पैर चूमना इसकी प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक ये शासन रहा, दिल्ली का शासक रहा था, इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला या कुरान खुआ यानी सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कहा जाता है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन उद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। तो किसने की थी? ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारस में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूल प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ये कह रहा है इनमें से दिल्ली सल्तनत का कौन सा क्रम सही है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले गुलाम वंश आए, ये तो बिल्कुल सही है, तुगलक वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाद में कौन से थे? लोधी। ठीक है, लोधी वंश था बाद में, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन भी होना चाहिए, पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए 448 थे। 1206 से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शामिल हैं जो निम्नवत हैं। मामलुक,
मामलूक वंश या गुलाम वंश, ये 1206 से 1290 रहा था, कितना 84 साल। और ये खिलजी वंश रहा था 1290 से 1320, ये कितना रहा था 30 साल। ठीक है। और ये हो गया तुगलक वंश। ठीक है। तुगलक वंश 1320 से 1414, ये कितने साल रहा था 94 ईयर्स। ठीक है, ये 94 ईयर्स रहा था। और सैयद वंश आया था उसके बाद में 1414 से 1450, ये कितने साल रहा 36 ईयर। ठीक है। इसके बाद में आया लोधी वंश। तो लोधी वंश कितना रहा था, ये भी ज्यादा नहीं रहा, 76 ईयर, 75। ठीक है, ये 75 ईयर्स रहा था। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा रहा था, ये तुगलक वंश। ठीक है, ये इसका सबसे ज्यादा शासनकाल रहा था, टाइम पीरियड। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, डैश के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1206 से 1526। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा और कुल्हा पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। इसकी उम्दत उल निस्वा की उपाधि। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये कौन से राजवंश से थी? दास राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम अथवा मामलूक वंश से संबंधित थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। देखिए क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिए सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाए। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश। 1206 से 1210 तक नहीं, 1206 से 1290 तक था ये। गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों को सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी, जो मामलुक वंश या गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्ष तक शासन किया। भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मामलुक राजवंश से संबंधित थे ऐबक और रजिया। अगला है, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1206। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। अगला है रेहला। रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब है इब्न बतूता।
रेला नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके शासनकाल में? इब्न बतूता। रेला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका के निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है? यह है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुस्क ए सीरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी नामक का निर्माण किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में सैन्य के लिए सीरी यानी दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया। इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। तो देखिए, कुवत उल इस्लाम, हौज ए खास नामक जलाशय और अलाई दरवाजा, ये सब किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया, तब वहां के शासक राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो कृषि पर कर ये नहीं लगाया गया था, आवास पर कर नहीं लगाया गया था, मवेशियों पर नहीं, लघु उद्योगों पर कर लगाया गया था। ठीक है, इन पर नहीं लगाया गया था। बाकी देखो, कृषि पर लगाया, आवास पे, मवेशियों पर, लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ये अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर के उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। एक गड़ी कर। देखिए, एक तो हो गया चराई कर और एक गड़ी कर, जो घरों, आवास और झोपड़ी पर लगाया जाता था। गड़ी घरों पर, चराई पशुओं पर। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इसका चाचा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, और ससुर भी था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में, कहां कराया था? किलोखरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा था इसने। अगला है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था?
तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण सेन को। किसने पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नादिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगे तुगलक वंश से। डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना का प्रमुख मस्जिद थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपना नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। जहांपना को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है, जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमणों से बचने के लिए बनवाया गया था। जहांपना नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीरी दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। तो ये कहां का था? मोरक्को का। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान और लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को जन्म हुआ था इसका। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की। इसने अपनी यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसका स्वागत किया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में आया। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? ये कहां से है? मोरक्को से। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? एक सेकंड वेट करिएगा। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? तो ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा। अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं-14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने राजवंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। इसने दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये वंश थे गुलाम वंश जो 1206 से 1290, खिलजी वंश जो 1290 से 1320, तुगलक वंश जो 1320 से 1414, सैयद वंश जो 1414 से 1450, लोधी वंश जो 1451 से 1526। 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक
तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक को तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आज का अंतिम क्वेश्चन। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।